नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, लॉर्ड कृष्णा नमन। जैसा कि मैं पहले बता चुका था कि आपको अगली कक्षा में कृतिका से लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा और आप लोगों से कहा था कि आप अपनी अपनी बुक लेकर के आइएगा जिससे कि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चैप्टर है विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित माटी वाली। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो बहुत गरीबी और तंगहाली के दिन जीती है। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर घर लीपने वाली मिट्टी को ले जा करके डालती है। वहाँ से जो कुछ भी इसको पैसा मिलता है उससे अपना जीवन यापन करती है। जैसा कि पुराने समय में आपको मालूम होना चाहिए कि कच्चे मकान हुआ करते थे और रोटी बनाने से पहले घर की रसोई को लीपा जाता था जिससे वो पवित्र हो जाती थी। फिर लिपे हुए में ही भोजन बनता था। ये उसी समय की कहानी है। बेचारी हरिजन महिला, अत्यंत गरीब शिथिल, जिसके पास न रहने के लिए घर है और न उसके पास कोई ज़मीन जायदाद है। बेचारी माठ खाने से पीली मिट्टी ला करके घर घर पहुंचाती है और उसी से उसका जीवन यापन होता है। जो चार पैसे कमा लेती है उससे वह अपना गुजारा करती है। परिवार में दो ही व्यक्ति, खुद और उसका बूढ़ा पति। उस शहर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जो उस माटी वाली को जानता ना हो। चाहे मकान मालिक हों, चाहे किराएदार हों, चाहे नए आए हों, उसके कार्यों से प्रभावित होकर के, उसके मेहनत और लगन से प्रभावित होकर के वह उसे अच्छी तरह से जानते हैं। वो महिला क्या है कि अपने सिर पर एक ओढ़ली सी रख करके एक कंटर में माठ खाने से जा करके मिट्टी ला करके सिर पर रख करके घर घर पहुंचाने का कार्य करती है। जिसको जो आवश्यकता होती है वो मिट्टी पहुंचा करके वहाँ से जो कुछ भी उसे आय होती है अपना यापन करती है। एक समय की बात है, रास्ते से आकर के मिट्टी लेकर के आ रही थी तो एक छोटी सी बच्ची उसके पास जा कर के पहुँचती है और कहती है कि आपको मेरी माँ ने बुलाया है। उसने जवाब दिया, बेटी जाओ, मैं आ रही हूँ, आप घर पहुँचो। थोड़ी देर बाद वह अपने कनस्तर को सिर पर रख करके उस मालकिन के पास पहुँचती है जिसने बुलाया था। मालकिन ने कहा, तू बहुत ही अच्छे टाइम पर आई है। इस समय चाय भी बनी हुई है, कृपया इस मिट्टी को एक कोने में उड़ेल दे और बैठ कर के चाय पी ले। वो बेचारी मालकिन जा कर के रसोई से दो रोटियां सूखी लेके आती है और कहती है, देख साग आग तो है नहीं, ये बासी रोटियां जो सूखी रोटियां हैं इनको मैं दे रही हूँ और इनको तू निगल ले। थोड़ी देर बाद एक पीतल के गिलास में भर कर के चाय दे देती है। तो वो कहती है कि मालकिन, अब आजकल तो पीतल के बर्तन कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। आपके यहाँ तो ये पीतल के बर्तन हैं, बहुत ही कीमती हो गए हैं, आज भी आपके यहाँ मौजूद हैं। तो ठकुराइन कहती हैं कि देख, वैसे जितने व्यापारी हैं चालाकी से सभी लोगों से पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन इनको खरीद लिया है और कम कीमत में ले गए हैं ले जा करके, और इन्हें स्टील के बर्तन दे जाते हैं जो बिल्कुल ही यूजलेस हैं। इनका कोई मोल नहीं रहता बाद में। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बुजुर्गों द्वारा बनाए गए ये बर्तन कभी भी ना बेचूंगी। इसी दृढ़ संकल्प के कारण मैं इन बर्तनों को और भांडों को अपने पास रखे हुए हूँ।
मैं नहीं बेचना चाहती। मैं सोचती हूँ जिन बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से बड़े एक एक रुपया जोड़ करके इन बर्तनों को खरीदा है, तो मैं इनको ऐसे ही आसानी से क्यों बेच दूँ। मैं इनको रखूँगी और आने वाली पीढ़ी को सौंप करके जाऊँगी, ऐसा वो उससे कहती है। फिर वो कहती है कि लो, सूखी रोटी है, इसे चाय से निगल लो। तो वो कहती है, ठाकुराइन, रोटी सूखी या मीठी क्या होती है? भूख मीठी होती है। ये आपको बता दें, जब पेट बहुत खाली हो, बहुत तेज भूख लगी हो, तो फिर क्या होता है, जैसी रोटी मिल जाए बड़ी टेस्टी लगती है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो वो कहती है, रोटी स्वादिष्ट नहीं होती है ठकुराइन, भूख स्वादिष्ट होती है, भूख मीठी होती है, रोटी मीठी नहीं होती। इंसान की भूख के कारण ही खाना स्वादिष्ट लगता है। फिर वह जैसे ही रोटी लेती है, मालकिन जो है ठकुराइन, उसको चाय के लिए जैसे रसोई में जाती है, तो उसमें से एक रोटी तुरंत जो ऊपर ओढ़ली रखी हुई है, उससे कपड़ा निकाल करके उसमें एक रोटी रख लेती है अपने बूढ़े पति के लिए, और एक को चबाने लगती है। ठकुराइन जैसे ही गिलास में चाय लेके आती है, चाय गर्म है, कपड़े से दोनों हाथों से उस चाय को फूंक फूंक करके पीती है और रोटी खा लेती है। इसके बाद वह अपने कंटर को उठा करके दूसरे के यहाँ जाती है। वहाँ भी उसे कुछ दो रोटियाँ मिल जाती हैं। अब तो वह उन दोनों रोटियों को भी कपड़े में लपेट करके रास्ते में अपने घर के लिए चल देती है। रास्ते में सोचती है कि बेचारा मेरा पति, बूढ़ा पति, इंतज़ार कर रहा होगा कि मैं कब घर पहुंचूंगी और उसके लिए कब रोटी बनाऊंगी, कब वो खाएगा। बेचारा असहाय पति है, इसको इंतज़ार कर रहा होगा। रास्ते में सोचती जाती है कि इसमें से 2 रोटियां उसे दे दूंगी, वैसे भी बूढ़ा हो गया है, मुश्किल से 1 या 1.5 खा पाएगा। और उससे कहूँगी कि सब्जी अब्जी के लिए तो कोई मुझे समय मिला नहीं, लेकिन रास्ते से वो एक पाव प्याज खरीद लेती है कुछ पैसों से। सोचती है कि आज उसके लिए सब्जी भी बना दूंगी और उससे कहूँगी, ले बढ़िया से सब्जी से आप रोटियां खा लीजिएगा। ऐसा सोचते हुए जाती है। लगभग उसे रास्ते में जाते जाते 1 घंटा लग जाता है। जब वो अपने घर पर पहुंचती है, वो घर क्या है, बेचारा एक किसी दूसरे ठाकुर की ज़मीन पर झोपड़ी रखे हुए उस पर अपनी झोपड़ी में ही रहती थी। उसका खुद का भी घर नहीं था, न को उसकी ज़मीन जायदाद थी। माठ खाने से जो मिट्टी लाती थी वो भी खुद की, उसकी अपनी नहीं थी। जैसे ही वो जाकर के घर पर देखती है तो पता चला कि बूढ़ा पति बेचारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। पास जाकर के देखती है तो मिट्टी वाली, वो देखती है कि बूढ़ा पति उसका अपनी मिट्टी छोड़ करके इस दुनिया से चला गया। बेचारी बहुत असहाय रोती है। फिर अपनी इस पेट की भूख के खातिर फिर अपना व्यापार शुरू करती है। इसी के समय वहाँ पर सरकारी योजना के तहत बांध बनने का कार्य होता है। 2 नदियों के बीच बनता है। तो जब उसके 2 दरवाजे बांध के रोके जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे गांव में पानी आने लगता है। वो कहती है कि मेरा तो माठ खाना भी पानी में डूब गया, मेरे को कैसे सहायता मिले। सरकारी अफसर के पास जाती है तो वो कहता है कि आपके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा हो या कोई। तो उसने कहा, मेरे पास न ज़मीन जायदाद है, न मेरे पास मेरा घर है। तो कि तुम मिट्टी कहाँ से लाती हो? तो वो कहती है, वो मिट्टी भी मेरा माठ खाना नहीं है। उसने कहा कि फिर मैं आपको मुआवजा किस तरह से दिला सकूं। फिर बेचारी असहाय होती है और कहती, धीरे धीरे माठ खाना में पानी आ जाता है, गांव में पानी आ जाता है। गांव के लोग जो थे वहाँ से दूसरी जगह विस्थापित कर दिए जाते हैं। इस बेचारी बुढ़िया के पास न घर है, न जमीन जायदाद है, न कुछ माठ खाना ही अपना था जो उसे कुछ सहायता मिल सकती। बेचारी उस माठ खाने के पास ही बैठी हुई रोती हुई कहती है, हे भगवान,
इंसान का सब कुछ छीन लिया जाए, लेकिन कम से कम ऐसे गरीब का शमशान तो बचा रहे। इसका मतलब जानते हो, अंतिम यात्रा में जाने से पहले, जहाँ पर अंतिम यात्रा व्यक्ति की होती है, फिर वो जहाँ शमशान में उसकी अंत्येष्टि की जाती है, तो कहती है कि कम से कम वो तो अपना बचा रहना चाहिए ताकि वो सुकून से अंतिम यात्रा पूरी कर सके। तो इस हृदय विदारक घटना को मैंने आपको सुनाया, ये एक सारांश था। चैप्टर थोड़ा जब आप पढ़ेंगे तो विस्तृत आपको जानकारी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारांश के सहायता से आपको पूरी कहानी का सार जो पता चला होगा। अब जो आप पाठ पढ़ेंगे उसमें आपको पूरी तरह से इसमें समझ में आएगा। थोड़ी देर में मैं आपको पाठ भी पढ़ा करके एक एक पैराग्राफ पढ़ा करके समझाऊंगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी लिखाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।